तो स्टूडेंट्स हम लोग अपना इंडियन ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट कर रहे हैं उसमें हम इंडियन प्लेटो की भी बात करते हैं। ऑलरेडी हम इसमें काफ़ी चीज़ों को कवर कर चुके हैं और ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं जो हमारे स्टेट्स वगैरह हैं उनमें जो पीक्स हैं और छोटा नागपुर पठार, कर्नाटक पठार की लोकेशन क्या है, वही दंडकारण्य की क्या लोकेशन है, यही हमारी बची हुई हैं। उसको भी हम आज कंप्लीट करके अपना चैप्टर पूरा करेंगे, उसके बाद हम हिमालय की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम बात करते हैं और जानते हैं सबसे पहले अपने पूर्वी पठार के विषय में। देखिए पूर्वी पठार की अगर हम जैसे बात करते हैं तो ये पोर्शन आप देखिए, ये रहा आपका छोटा नागपुर यहाँ पर। ठीक है, छोटा नागपुर के ऊपर में आप देख रहे होंगे ये हजारीबाग प्लेटू है। यहाँ पर ये आपका क्या है, ये पारसनाथ एक हिल है। तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है ये यही पारसनाथ हिल्स ही है। ठीक है, और जहां तक अगर हम बात करते हैं पूर्वी पठार में छोटा नागपुर पठार की, तो इसका विस्तार वैसे तो हमको बिहार में भी देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है और झारखंड में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ पर हमको देखने को मिलता है, वो हमको मिलता है झारखंड में। झारखंड आप जानते हैं कि पहले ही बिहार का ही पार्ट हुआ करता था और 3 स्टेट्स जब बने, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग किया, उसी समय बिहार से अलग करके ये पोर्शन जो हमारा है वो झारखंड को अलग किया गया। और इसी झारखंड के जो क्षेत्र है हमारा, ये हमारा जो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा विस्तार देखने को मिलता है इसका, छोटे नागपुर के पठार का। ठीक है, तो ये तो इसकी लोकेशन है इंडियन स्टेट्स में। वहीं अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो पारसनाथ हिल्स ही है, जो कि इसके हजारीबाग का जो हिस्सा है वहां पर पाया जाता है। छोटा नागपुर से ही एक नदी भी प्रवाहित होती है जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। और इस दामोदर नदी की खास बात क्या है कि ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर में अगर हम कहें तो हजारीबाग है और नीचे में रांची का पठार है। तो हजारीबाग जो हमारा नॉर्थ में है और साउथ में जो रांची का पठार है, उसको ये डिवीजन करने का, इसको डिवाइड करने का कार्य भी ये दामोदर नदी करती है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी प्रवाहित होती है, जो रांची के पठार के हजारीबाग के पठार से अलग करता है। रांची का पठार आपका साउथ में है, हजारीबाग दक्षिण में है। दामोदर नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी भी है। इसके अलावा एक और नदी यहाँ पर पाई जाती है, सुवर्ण रेखा। कौन सी नदी? सुवर्ण रेखा नदी, जिस पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है? हुंडरू जलप्रपात। छोटा नागपुर पठार की अगर बात करें तो ये मिनरल का से बहुत रिच है। आप सुने ही होंगे कि यहाँ पर खनिजों की अधिकता पाई जाती है और इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। रूर प्रदेश इसलिए कहते हैं कि जब आप यूरोप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको राइन नदी की एक सहायक नदी देखने को मिलेगी। उसके बाद में वहां पर आप क्या पाते हैं, वहां पर एक रूर नदी प्रवाहित होती है जिसकी घाटियों में काफी ज्यादा कोल का भंडार पाया जाता है। उसी के नाम पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोयले के बहुत ज्यादा भंडार पाए जाते हैं और यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसी रूर के नाम पर इसको क्या कहा जाता है कि ये भारत का रूर प्रदेश है। और मतलब दामोदर घाटी जो है हमारी, वहां पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो और कोयले में अगर हम टाइप की बात करें तो बिटुमिनस टाइप का जो हमारा कोयला है वो यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है, बिटुमिनस टाइप का। ठीक है, इसके उत्तर पूर्व में क्या है? राजमहल पहाड़ियां हैं। अभी हमने क्या देखा था ना, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में हमारा राजमहल पहाड़ियां हैं। उत्तर में हजारीबाग है, दक्षिण में हमारा रांची का पठार है। ठीक है, ये राजमहल पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो यह मालदा गैप से मेघालय पठार से अलग हो चुका है। हालांकि ये मेघालय का पठार जो है ये भी क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, जहां पर गारो, खासी, जयंतिया में चोटियां मिलती हैं, पहाड़ियां मिलती हैं, लेकिन ये मालदा गैप से अलग हो चुका है। इस कारण से ये ऐसा प्रतीत होता है कि अलग से है, ये हिमालय का पार्ट है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं होके बल्कि ये किसका पार्ट है? ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। और मालदा गैप का ये जो हिस्सा आपको देख रहे हैं ये आपको पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में देखने को मिलता है। ठीक है,
पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में ये हिस्से आपको देखने को मिलते हैं। भ्रंशन की प्रक्रिया मतलब पहले देखिए एक ही रहे होंगे, फिर यहाँ पर दरार उत्पन्न हुई जिससे ये दरार भ्रंशन होता चला गया और उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से रिफ्ट वैली का निर्माण हो गया है। रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ, बाद में क्या हुआ कि नदियां जब फ्लो कर रही थी वो अवसादों का जमाव करने लगी। जब अवसादों का जमाव करने लगी तो एक तरह से यहाँ ये अवसाद और जलोढ़ मृदा से भर गया, रिफ्ट वैली जो हुई अलग, और अल्टीमेटली जो मैदान बना वही मैदान क्या कहा जाता है, मालदा गैप। ठीक है, और ये मालदा गैप जो है चावल, आप सुनते हैं ना कि पश्चिम बंगाल में चावल लोग बहुत खाते हैं, चावल का उत्पादन वहां बहुत होता है। ये जो मालदा गैप का रीजन है यही चावल उत्पादन के लिए, राइस प्रोडक्शन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, जलोढ़ मृदा है, उपजाऊ मृदा है और चावल के उत्पादन में इसे काफी यहाँ पे प्रभावी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक क्षेत्र है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि एक नोट पॉइंट की तरह से कि हमने जैसे छोटा नागपुर में हमको देखने को बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है, वैसा ही एंथ्रासाइट टाइप का जो कोयला है वो हमको देखने को मिलता है J&K में, जम्मू और कश्मीर में। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं मिलता है लेकिन फिर भी वहां पर मिलता है, जिसमें ऐश की मात्रा सबसे कम होती है और ऊर्जा भी अधिक होती है। ठीक है, अपने छोटा नागपुर पे ही, छोटा नागपुर ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। किन चट्टानों से बना हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। और यहाँ पर पोर्टलैंड के लिए प्रसिद्ध है। पोर्टलैंड किस तरह से, मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये एक तरह से ये पठार रहा, ठीक है, ये पठार रहा, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ऊपर में पीक जो है, एक तरीके से ये क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए अपर्दन वगैरह के द्वारा इस तरीके से। ठीक है, ये तो इसके पीक में हमको क्या मिलता है, एक फ्लैट टाइप की टोपोग्राफी देखने को मिलती है, फ्लैट टाइप की टोपोग्राफी मिलती है। ठीक है, और ये काफी हार्ड होती है, तो इसी को ये बोलते हैं पोर्टलैंड, या इसको अलग नाम से भी दिया जाता है मेसा और ब्यूट नाम। ठीक है, जब ये हार्ड रॉक से बड़ी होती है तब इसको क्या कहा जाता है, इसका बड़ा रूप क्या होता है, मेसा होता है, और ये जब छोटे होते हैं तो इनको क्या जाता है, ब्यूट का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका निर्माण होता है। छोटा नागपुर की सतह पर ग्रेनाइट चट्टान मिलती है, इसके नीचे कोमल चट्टानें कहीं कहीं पाई जाती हैं। ऊपर में तो हमारा ग्रेनाइट चट्टान हुआ, नीचे में हमारा कौन सी हुई, कोमल कोमल चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और इस तरह से ऊपर में इनका क्या होता है, एक फ्लैट टोपोग्राफी पाई जाती है। चलिए, ये हो गई किसके बारे में, छोटा नागपुर के बारे में। वहीं पर छत्तीसगढ़ बेसिन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ही ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन नाम ही से आपको समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में ही ज्यादा रहेगा, और यहाँ से महानदी प्रवाहित होती है, महानदी का बेसिन हमको देखने को ये मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी लौह अयस्क वगैरह पाए जाते हैं। तो पठारी भाग के धंसाव के कारण इसका निर्माण हुआ, इसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं। छत्तीसगढ़ बेसिन दंडकारण्य का पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। देखिए, जब अभी हम बात करते हैं, हमने जब मैप में देखा था, नीचे में हमारा ये डेक्कन प्लेटू था, फिर इधर कर्नाटक पठार था, यहाँ पर ये हमारा दंडकारण्य था, और यहाँ पर हमारा क्या था, तेलंगाना पठार था। तो ऊपर में ही हमारा पाया जा रहा है छोटा नागपुर, और उस छोटा नागपुर के दंडकारण्य से अलग करने का कार्य छत्तीसगढ़ वाला रीजन कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ बेसिन है, जो कि महानदी के द्वारा निर्मित बेसिन है। ठीक है, महानदी की कुछ सहायक नदियां, वैसे तो हम जब पढ़ेंगे रिवर का चैप्टर तो उसमें डिटेल में देखेंगे, शिवनाथ, हसदो, मोड वगैरह है। ठीक है, तो इतनी ही चीजें हैं जो छोटा नागपुर के बारे में है। अगर एक शॉर्ट नोट टाइप में लिखने को आता है तो आप इसकी लोकेशन वगैरह, मिनरल वगैरह के बारे में लिख सकते हैं चीजों को। उसके बाद हमारा आता है दंडकारण्य का पठार, जिसका विस्तार मुख्यतः हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। उसके अलावा उड़ीसा में, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है। ये क्षेत्र क्या है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है, और उबड़ खाबड़ है, जो ज्यादा यहाँ पर सिंचाई वगैरह की भी और नदी वगैरह का भी यहाँ पर प्रभाव नहीं है, इसलिए अनुपजाऊ है, लेकिन खनिज भंडार यहाँ पर देखने को अधिक मिलता है। और आप इस चीज को थोड़ा सा नोट करिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो टिन पाया जाता है वो सर्वाधिक इसी क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि बस्तर का एरिया है। बस्तर के एरिया में अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो सर्वाधिक टिन यहाँ पर उत्पादन होता है। कौन बने करोड़पति में क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन ही, वैसे तो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन कौन बने करोड़पति में भी पूछ लिया गया था। नेक्स्ट हमारा कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार को भी हमने ऑलरेडी मैप में देखा हुआ है कि इसके अभी जैसे देखिए साउथ इंडिया में इधर आप जब जाते हैं इधर यहाँ पर
तो ये हमारा इधर डेक्कन हुआ, इधर कर्नाटक हुआ, ये दंडकारण्य हो गया, और ये वाला तेलंगाना का हुआ। तो ये पोर्शन जो हमारा कर्नाटक का होता है। इसके पूर्व में हमको क्या मिल रहा है, तेलंगाना प्लेटू मिलता है। पश्चिम में तो हमारा वेस्टर्न घाट ही रहेगा। ऊपर में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है देखने को मिलता है डेक्कन प्लेटू में महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, सतमला वगैरह की श्रेणियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कर्नाटक पठार के चिकमगलूर में बाबा बदून की पहाड़ियां हैं जो कॉफी और लव एयर्स के लिए काफी प्रसिद्ध है। जब हम मानसून का अपना चैप्टर देखेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर जितनी वर्षा वगैरह जो होती है कर्नाटक के इस क्षेत्र में, वो कॉफी के उत्पादन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, काफी सहायक होती है। तो इसलिए यहाँ पर कॉफी का अच्छा खासा उत्पादन होता है। और ये जो बाबा बदून की पहाड़ियां वगैरह हैं, ये आयरन ओर के लिए काफी फेमस हैं। आयरन ओर यहाँ पर काफी अच्छी मात्रा में और अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी सिर्फ आयरन ओर ही नहीं, आप जितने भी ओर की बात करते हैं मैक्सिमम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट वगैरह के अयस्क मिलते हैं जो सर्वोत्तम अयस्क है लोहे का, और अन्य भी जितने हमारे मिनरल्स होते हैं, ये एरिया पूरा मिनरल से भरा पड़ा है और मिनरल्स में काफी रिच है। कहाँ का, कर्नाटक का। मिनरल्स का जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हमको काफी ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न प्लेटू की बात करते हैं तो इसमें हमारा मेघालय का पठार, अभी हमने कहा कि किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है हमारा इसी का, किसका, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसी का। उत्पत्ति की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, हालांकि ये अभी मालदा गैप से अलग हो गया। इससे 3 श्रेणियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इसके अलावा ये मिकिर की श्रेणी भी है जो असम और मेघालय दोनों में आती है। ये जो श्रेणियां हैं ये यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है उनके नाम पर है। ठीक है, तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया जो पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं, उनके नाम पर इन पहाड़ियों का नाम भी रखा गया है। ठीक है, अब ये मैप में आपको दिख रहा होगा पेनिसुलर ऑफ इंडिया में, तो आप देखिए यहाँ पर कई सारे, ये इस पोर्शन में आप केवल यहाँ पर ये देखिए, आपको हर स्टेट की जो चोटियां हैं, हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है। पालनी हिल्स, सिरुमलाई, पंचमलाई, शेवराय, जावेडी, नागरी, पालकोंडा, वेनुकोंडा, नालमल्ला, नॉर्दर्न सिरकार, नयागढ़, गरहट, उड़ीसा। उसके अलावा इधर में आपको हरिश्चंद्र देखने को मिलेगा, बालाघाट रेंज, अजंता रेंज, ठीक है, नीलगिरी, दोदा बेटा, अन्नामलाई, अनाईमुडी, कार्डमम। तो ये सारी चोटियां एक साथ में हैं। अब थोड़ा सा हमको इनको अलग अलग जानना होगा कि कई बार क्या होता है कि स्टेट से इन हिल्स को मैच करने के लिए आ जाता है। ठीक है, मैच करना होता है कि किस स्टेट में ये हिल है, तो इनको हमको टोटल में क्या करना होगा, देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ में है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी हिल पाई जाती है। इसके अलावा जो हमने पुराना अपना देखा था उसको भी आप देख सकते हैं। यहीं पर देखिए, ये हमारा क्या है, अरावली रेंज। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हमने बात की थी, माउंट आबू। ठीक है, ठीक है, और ये देखिए हमारा ये रहा कैमूर हिल्स। यहां पर देखिए हमारा महादेव हिल्स, गवालीगढ़ हिल्स। ऊपर में ये हमारा पूरा विंध्यन रेंज बन जा रहा है, ये हमारा सतपुड़ा का रेंज बन जा रहा है, ये हमारा मैकाल हिल्स का रेंज बना। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप में इनकी लोकेशंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमको ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी देख ली हैं। अभी हमको क्या करना होगा, ये सब ऑलरेडी मानसून में हम ये चीजें देखेंगे। अभी हम कहाँ पे अपने जो मेन हमारा है स्टेट्स में देखना है। साउथ वेस्ट मानसून ये हमारा हो गया था। चलिए देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र के रीजन में जो पीक्स वगैरह पाई जाती हैं, जो रेंजेस पाई जाती हैं, तो देखिए महाराष्ट्र में भी जो निर्माण हुआ है वहां पर हमको दक्कन ट्रैप में निर्माण हुआ है प्रायद्वीप, और यहाँ पर भी लावा का उद्भेदन वगैरह किया हुआ था, जिस कारण से क्या है कि महाराष्ट्र में भी हमको काली मृदा देखने को मिल जाती है। ठीक है, लावा के फलस्वरूप में यहाँ पर हमको कुछ रेंजेस मुख्यतः देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमको कुछ रेंजेस मुख्यतः देखने को मिलती हैं, और उन रेंजेस को हमको आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। ये हमारा पूरा हो गया कर्नाटका प्लेटू, डेक्कन प्लेटू जो इसी क्षेत्र में हमारा महाराष्ट्र का आता है। ये हमारा तेलंगाना हो गया, ये इधर हमारा दंड
कारण्य हो गया। आइए नीचे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी चोटी कहाँ कहाँ पे किन किन राज्यों में है। इसको थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, ये कुछ पीक्स हैं कहाँ की, जो भारत के अलग अलग एरिया में जो हाईएस्ट पीक्स वगैरह हैं उनकी बात हो रही है। अभी हमने कर्नाटक में देखा था कि कुद्रेमुख है, तो कर्नाटक का ये कुद्रेमुख का लोकेशन ये रहा। महाराष्ट्र में आपको महाबलेश्वर और कलसूबाई देखने को मिलते हैं। और ये कलसूबाई जो है, ये कलसूबाई क्या है, महाराष्ट्र का एक तरह से माउंट एवरेस्ट कह लीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कलसूबाई ही है। गुरु शिखर हमारा माउंट आबू के एरिया का, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी हो गई अरावली रेंज में, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए धूपगढ़ भी हमें हमने कहा था, धूपगढ़ हो गया। ये हमारा देखिए उड़ीसा में नयनगिरी का एरिया पड़ता है। ये रहा हमारा दोदा बेटा, ठीक है। उसके नीचे अनाईमुडी और ये हमारा अन्नामलाई, ठीक है। और इसके नीचे यहीं पर आपको मिलता है कार्डामम देखने को मिलता है। इसमें आपको उतना रेंज क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पहले हम उसको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है क्लियर। ये देखिए गरहत हिल्स, नयनगढ़ हिल्स, नयागढ़ हिल्स, नल्लामाला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, शेषचलम, जावेडी हिल्स, सेवराय हिल्स, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी हिल्स। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कार्डामम आपको मिलेगा, अनाईमुडी मिलेगा, नीलगिरी, जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जंक्शन है वहीं पर आपको नीलगिरी देखने को मिल जाता है। महाराष्ट्र में आपको 3 रेंज देखने को मिलते हैं। एक तो हरिश्चंद्र का रेंज देखने को मिलेगा, कौन सा? हरिश्चंद्र का, अजंता का और बालाघाट का। ये 3 आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से मिल जाते हैं? एक हरिश्चंद्र, दूसरा हमारा अजंता और तीसरा हमारा बालघाट, ठीक है। ये हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये देखिए महाबलेश्वर है, ये भी महाराष्ट्र का ही पीक है, जो कि आप अक्सर नाम सुनते होंगे, टूरिस्ट प्लेस के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हो गई कहानी यहाँ की। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अगर कोई बात करता है तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी ये कलसूबाई है, जिसके नीचे आपका सतमाला की श्रेणियां हैं। यहाँ पर आपकी इधर में आपको मिलेंगी हरिश्चंद्र की श्रेणियां, उसके नीचे बालाघाट मिलेगा, सतमाला के बगल में आपको अजंता मिल जाएंगी, ठीक है। सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये 4 आपको यहाँ पर दिखने को मिलेंगे। और पीक की अगर आप बात करते हैं तो पीक में आपको यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी आपको कलसूबाई देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे कुछ और। ये बालाघाट रहा आपका, अजंता रेंज रहा। अजंता के ऊपर में देखिए तो सतपुड़ा श्रेणी की जो धूपगढ़ की चोटी थी, धूपगढ़ का जो रीजन था वो रहा ये, ठीक है। उसके बाद में बालाघाट के बगल में देखिए सतमाला रेंज है, ठीक है। और यहीं पर इसके पास में नीचे में आपको हरिश्चंद्र का श्रेणी भी देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से अरावली श्रेणी में अगर आपको देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर में तो आपको दिल्ली रेंज देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको हर्षनाथ पहाड़ी देखने को मिलती है, उसके नीचे मारवाड़ पहाड़ी देखने को मिलती है, और उसके नीचे जरगा पहाड़ी है जी। और इन्हीं के आगे में यहाँ पर देखेंगे तो आपको माउंट आबू और जहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा अरावली का विस्तार हो जाता है। उड़ीसा में अगर आप बोलें, उड़ीसा में देखिए ये इससे मत कंफ्यूज है, एक रामगढ़ की पहाड़ी है जो कहाँ पर देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। रामगढ़ की पहाड़ी आपको कहाँ मिलती है? साथ में आप नोट करते जाइएगा, मैप में आप देख के लोकेशन को मैप में आइडेंटिफाई करने, सारी चीजें भूल जाएंगे। और या तो आप अपने साथ कॉपी बनिए, एक रफ रखिए, पेपर रखिए, पेन रखिए, रफ डायग्राम बनाते हुए उसमें एक रफ डायग्राम बनाइए, साथ में वहां पे लोकेशन लिखते जाइए। या तो एक शॉर्ट नोट टाइप में एक स्टेट्स के नाम लिख दीजिए और उनके नीचे पॉइंट बना बना के आप लिख सकते हैं कि इस क्षेत्र में ये पाया जा रहा है, इस क्षेत्र में ये पाया जा रहा है। तो उड़ीसा में आपको गरजात पहाड़ी देखने को मिलती है, मलयगिरी देखने को मिलता है, टिकरपाड़ा देखने को मिलता है, और ये महेंद्रगिरी पर्वत भी देखने को मिलता है। महेंद्रगिरी पर्वत पर ही यहाँ की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? गरजात हो गई, मलयगिरी हो गई,
टिकरपाड़ा हो गई और महेंद्र गिरी हो गई। ये चार कहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं? उड़ीसा में। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पर मलाय देखने को मिलेगा। नाम याद रखिए, जहाँ पर मलाय आ गया वो तमिलनाडु में जाने वाली है। क्रम में सबसे ऊपर में जावेदी है, जावेदी एक अलग है, उसके बाद लेकिन शेवराय, पंचमलाय, शिरोमलाय। जहां पर बाद में यह आ जा रहा है, लाय आ जा रहा है, मलाय, शिवराय, ये सारी वो सारी कहाँ जा रही? तमिलनाडु में, याद रखने के हिसाब से। और क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, तो सबसे ऊपर में जावेदी, शेवराय, पंचमलाय, शिरोमलाय। जावेदी, शेवराय, पंचमलाय, शिरोमलाय कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। ठीक है, ये कहाँ की हो जाती हैं? तमिलनाडु की। जावेदी, शेवराय, पंचमलाय, ठीक है, ये कहाँ की हो गई? हमारी तमिलनाडु की हो जाती हैं। ठीक है, शिरोमलाय उसमें नहीं दिया हुआ है, उसके नीचे में आपका शिरोमलाय की चोटी भी आ जाएगी। देखते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में, अगर हम कोंडा वगैरह जितनी हमारे नाम सुनते हैं ना, पालीकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामाला, ये हमारे कहाँ आते हैं? आंध्र प्रदेश में। और तेलंगाना पठार में और आंध्र प्रदेश के बीच में आपको देखने को मिलता है नाट्याल घाटी। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? नाट्याल घाटी। और इसी तरह से पालीकोंडा के ऊपर में आपको शेषचलम की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या हो गया? नल्लामाला, पालीकोंडा, वेलिकोंडा, शेषचलम और नाट्याल घाटी। ठीक है, जिसमें से नाट्याल घाटी तेलंगाना पठार को अलग कर रही है आंध्र के श्रेणी से। ठीक है, आंध्र के क्षेत्र से। आइए और थोड़ा सा देखते हैं, ये हमारे ऑलरेडी हो गए। इसके अलावा अभी हमने बात की ना कि ये यहाँ पे आपको जंक्शन, अगर आपको ऊपर में यहाँ पे देखने को एक्चुअल में तो यहाँ पे रहेगा, ये जहाँ पे ये वेस्टर्न घाट खत्म होता है और ईस्टर्न घाट वहाँ पे होता है, जंक्शन इनका बनता है, वहां पर आपको नीलगिरी देखने को मिलता है। इस नीलगिरी का विस्तार हमको देखने को मिलता है तमिलनाडु में भी, केरल में भी और कर्नाटक में भी। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार कितने स्टेट्स में देखने को मिलता है, तो 3 स्टेट्स में। कौन कौन से? तमिलनाडु, सेकंड केरला और कर्नाटका। जिसमें से आप तमिलनाडु हमारा किसका पार्ट है? ईस्टर्न का पार्ट हो गया। ठीक है, यहीं पर एक टाइगर रिजर्व पाया जाता है जो फेमस है काफी, सत्यमंगलम। सत्यमंगलम एक टाइगर रिजर्व यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो साउथ इंडिया की सेकंड नंबर की पीक है। फर्स्ट में अनाईमुंडी है। ठीक है, सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक कौन सी? दोदा बेटा, जो कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। उसके नीचे आपकी अन्नामलाई है, जहां पर अनाईमुंडी की चोटी है और जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। और उसके नीचे आपका कार्डामम पहाड़ी है, जिसको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलायची का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। उसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है ये हिमालय का पार्ट है। इसको हम जब हिमालय का रेंज करेंगे उसमें पढ़ेंगे, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई किसकी? ये सारी हमारी कहानी हो जाती है जो यहाँ के पहाड़ियों का विस्तार है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा शोला फॉरेस्ट का। तो ये जो शोला फॉरेस्ट है एक तरीके की, इनमें टॉप में ऊंचाई में जो होती है छोटी छोटी घास होती हैं, और ये मंद ढाल जो होते हैं वहां पर उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो विस्तार हमको देखने को मिलता है नीलगिरी में देखने को मिलता है। ठीक, नीलगिरी के क्षेत्र में ये पश्चिमी घाट के नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, वहीं पर ये शोला घाट जंगल है, जिनके ऊंचाई पर ढाल में पाए जाते हैं। ऊंचाई पर छोटी छोटी घास हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और देखते हैं कुछ पॉइंट्स अगर हैं हमारे पास तो उसको भी हम देख लेते हैं। अन्नामलाई के साथ साथ पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, न सिर्फ पश्चिमी घाट की, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका विस्तार अन्नामलाई का केरला और तमिलनाडु में है। अन्नामलाई का केरला और तमिलनाडु में विस्तार देखने को मिलता है। कार्डामम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। साइलेंट वैली का नाम आपने सुना होगा, वो इसी कार्डामम पहाड़ी के क्षेत्र में पाया जाता है। ये मसालों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसके अलावा पालनी हिल्स तमिलनाडु में है, जहां पर एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल यहीं पर है, जहां पर कोडाई कनाल इसी नाम का लेक भी पाया जाता है। तो ये क्षेत्र भी आपको याद रखने चाहिए, जो कभी भी एग्जाम में शायद पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, साइलेंट वैली यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, जो भारत में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी का एरिया भी है।
भारत में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी का एरिया है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका पाया जाता है। ठीक है, इसके दक्षिण में महेंद्रगिरी चोटी है जो भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। हाईएस्ट नहीं, साउथ इंडिया की हाईएस्ट नहीं, सबसे साउथ मोस्ट जो चोटी है कौन सी है? महेंद्रगिरी चोटी है। नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मकुटी पीक है। पहली कौन सी थी? दोदा बेटा थी। नीलगिरी के दक्षिण में पाल घाट है जो कि पलक्कड़ केरल में है तथा पलक्कड़ केरल और कोयम्बटूर तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, पाल घाट क्या करता है? थाल पाल भोर हमने देखा था 3 घाटियों को इधर से, उनमें से ये पाल घाट क्या करता है? केरल और तमिलनाडु के बीच में एक तरह से इनको जोड़ने का कार्य कर रहा होता है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। ये हमारा हो गया, यहाँ पे तो कोई ऑलरेडी चीजें हो ही चुकी हैं। पाल घाट हो गया हमारा। इलायची पहाड़ी और अनाई मलाई के बीच को सेनकोट्टा गैप कहते हैं। ठीक है, इसका नाम सेनकोट्टा गैप है। कुछ ऑब्जेक्टिव में कई बार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वेस्टर्न घाट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। ये सब चीजें तो वेस्टर्न घाट का चैप्टर वगैरह हम कर चुके हैं। कलसूबाई जो महाराष्ट्र में है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट को कई बार पूछा जाता है सह्याद्री किसको कहते हैं, तो सह्याद्री जो हमारा पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ठीक है, और कुद्रेमुख का जो एरिया है वो लौह अयस्क के लिए फेमस है। यहाँ पर न्यू मैंगलोर पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, गोवा पोर्ट से भी एक्सपोर्ट होता है। तो कुल मिलाकर इतनी ही बातें थी जो हमारी प्रायद्वीपीय पठार में थी। छोटी छोटी चीजें जो हैं वो जब हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं वहां से निकल के आती तो शॉर्ट नोट टाइप में कहीं कहीं लिख दी गई हैं। बाकी ओवरऑल जितनी चीजें हैं जो पीक्स वगैरह हैं वो यहीं पर हैं, जितनी ही चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक तरह से इंडियन प्लेटू का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो करेंगे अब हिमालय का करेंगे, उसको हम फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू।